नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त। जब हम गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में दो तीन शासक सबसे प्रसिद्ध है। एक समुद्रगुप्त है, एक है चंद्रगुप्त द्वितीय है। जी हां, और आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। स्पेशल इस क्लास में हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है। और अगर समुद्रगुप्त के बारे में जानना है तो आपके लिए जरूरी है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानना। जी हां, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से ही समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें, जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, उसी के पुत्र थे समुद्रगुप्त, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं। 350 से 375 ईस्वी तक शासन करते हैं। और समुद्रगुप्त अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस करते थे और कहते थे कि मैं लिच्छवी दोहित्र हूं, अर्थात मैं लिच्छवियों का दोहिता हूं। यह उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और हम बात करें जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से कि समुद्रगुप्त 100 युद्धों के विजेता थे। जी हां, और जब 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है तो उसी के माध्यम से स्मिथ ने समुद्रगुप्त के लिए नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि या इसे नेपोलियन बोनापार्ट कहा है समुद्रगुप्त को, उसी अनुसार। जी हां, तो आज हम उसी समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें, जो पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। जी हां, माता का नाम की हम बातें करें, माता का नाम था कुमार देवी। माता का नाम था कुमार देवी। और जो ये कुमार देवी थी, ये लिच्छवी खानदान से थी। जी हां, ये वैशाली के लिच्छवी खानदान से थी। इसीलिए समुद्रगुप्त अपने आप पर गर्व महसूस करते थे और अपने आप को क्या कहते थे? लिच्छवी दोहित्र कहते थे। क्या कहते थे? लिच्छवी दोहित्र कहते थे। और ये गर्व महसूस भी करते थे कि मैं जो मैं हूं ना, वो लिच्छवी दोहित्र हूं। ऐसी बातें किया करते थे। जी हां, और हम बात करें, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त को इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जी हां, और अगर हम वीणा बजाने की बातें करें तो प्राचीन काल में जिसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है वो थे समुद्रगुप्त थे। जी हां, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जब हम बात करते हैं, जो महाराणा कुंभा थे वो भी वीणा वादक थे, और एक थे औरंगजेब थे, वो भी अच्छे वीणा वादक थे जो मध्य काल में थे। लेकिन पहला जो वीणा वादक थे वो थे समुद्रगुप्त थे। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, इन्होंने लिच्छवी दोहित्र से कहा ही जाता है, और इन्होंने एक परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? परम भट्टारक की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, परम भट्टारक की। ठीक है, और हम बात करें स्मिथ की। जब हम बात करते हैं, स्मिथ ने इसकी तुलना किससे की है? नेपोलियन। इसे नेपोलियन बोनापार्ट कहा है। ये वो नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के शासक थे, तो उसकी तरह इसे कहा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट कहा गया है। ठीक है, अब हम बातें करें, जो ये समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की जब हम पत्नी के नाम की बात करते हैं, जी हां, हमें इसके पत्नी के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब बात है कि पत्नी के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है। हम बात करें कि जो एरन अभिलेख है, जी हां, जो एरन अभिलेख है, जो ये एरन अभिलेख है, ये सागर जिला एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहां पर इसकी पत्नी का जो नाम है वो दत्ता देवी बताया गया है। क्या बताया गया है? दत्ता देवी बताया गया है। और इसी एरन अभिलेख की जब हम बात करते हैं, इसी एरन अभिलेख में कहा गया है कि जब समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होते हैं, जब खुश होते हैं, प्रसन्न होने पर ये कुबेर की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह? कुबेर की तरह दिखाई देते हैं। और जब समुद्रगुप्त जब नाराज होते हैं, नाराज होने पर ये यमराज की तरह दिखाई देते हैं। इसी में ये बात कही गई है जो एरन अभिलेख है। कौन सा? एरन अभिलेख है। खुश होने पर कुबेर की तरह, नाराज होने पर यमराज की तरह दिखाई देते हैं। और
पत्नी का नाम क्या है? दत्ता देवी बताया गया है एरन अभिलेख के अंदर। ठीक है, हम बात करें जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसका प्रयाग प्रशस्ति। सबसे महत्वपूर्ण है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, और ये प्रयाग प्रशस्ति जो है इसी के माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करें ये प्रयाग प्रशस्ति जो होती है शासक अपने सम्मान में लिखाता है, और प्रशस्तियों में शासक का उल्लेख होता है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये अशोक के कौशांबी लेख पर लिखी गई है। अशोक के कौन से लेख पर? कौशांबी लेख पर लिखी गई है। जी हां, अशोक के कौशांबी लेख पर लिखी गई है। और हम बात करें इसमें जो पंक्तियां हैं 1 से 33 पंक्ति है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसके अंदर 33 पंक्तियां हैं। अब हम बातें करें जो इसके अंदर ये 33 पंक्तियां हैं, इन्हीं पर हम बातें करेंगे। हम बात करें जो ये 33 पंक्ति इसके अंदर है, ये अशोक के कौशांबी लेख पर है। कुल पंक्ति कितनी हो गई? 1 से 33 हो गई। भाई कौन सी पंक्ति के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। आर्यों पर आक्रमण करने की जानकारी कौन सी पंक्ति से मिलती है, दक्षिण पर आक्रमण करने की जानकारी कौन सी पंक्ति से मिलती है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। अगली हम बात करें जो ये है, ये प्रयाग जो प्रशस्ति है इसे जाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाली कहा जाता है, फर्जी कहा जाता है, क्योंकि इसने इसे अशोक की पर लिखाया है, अशोक के कौशांबी लेख पर लिखाया गया है, क्योंकि अपना खुद का इसका लेख नहीं है तो इसे जाली भी इसे कहा जाता है। अगली हम बात करें, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लिपि की हम बात करें तो लिपि जो है इसकी लिखने की वो ब्राह्मी लिपि है। अगर हम शैली की बात करें, जो इसकी शैली है लिखने की वो चंपू शैली है। कौन सी शैली है? चंपू शैली है। अब बात आती है ये चंपू शैली क्या है? चंपू शैली कहते हैं ये जो गद्य और पद्य में लिखी जाती है उसे चंपू शैली कहा जाता है। ये गद्य और पद्य में लिखी गई है, ये कविता में भी लिखी गई है और एक कहानी के रूप में भी लिखी गई है, तो इसीलिए इसे चंपू शैली कहा जाता है। अगली हम बात करें इसे जो इसके रचनाकार थे उसका नाम क्या था? हरिसेन था। जी हां, रचनाकार का जो नाम था वो हरिसेन था। इसका मतलब यह है कि जिसने इसकी रचना की थी उसका नाम था हरिसेन था। अब ये हरिसेन किसके राज दरबार से संबंधित था? तो सीधा सा प्रश्न है, ये समुद्रगुप्त के राज दरबार से हो गया। अब एक बात है, रचनाकार हरिसेन है, लेकिन इसे इस पत्थर पर जो लिखा जाएगा वो छेनी और हथौड़ी की सहायता से लिखा जाएगा। किसकी सहायता से? छेनी और हथौड़ी की सहायता से इस पत्थर पर इसे लिखा जाएगा। अब बात है जो छेनी और हथौड़ी की सहायता से जो इसे लिखता है उसे बोलते हैं उत्कीर्णक। क्या बोलते हैं? उत्कीर्णक बोलते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न यह भी जुड़ता है कि भाई इसके जो उत्कीर्णक थे वो कौन थे? जिसने इसे पत्थर पर लिखे था उसका नाम था तिलभट्ट था। क्या नाम था? तिलभट्ट था, जिसने इसे इस पत्थर पर लिखा है। देखो, रचनाकार जिसने रचना की है, इसके बाद जो इसे पत्थर पर जो लिखने का जो काम जो किया था वो किया था तिलभट्ट ने किया था। इसे उत्कीर्णक कहते हैं, जो छेनी और हथौड़ी की सहायता से लिखा गया था। ठीक है, अब हम बातें करें जो फ्लीट है। जब हम फ्लीट की बात करते हैं, फ्लीट कहते हैं ये मरणोपरांत अर्थात ये मरणोत्तर या मरणोपतार लिखी गई थी, मरने के बाद लिखी गई थी। जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, ये कहना है फ्लीट का। जब फ्लीट का ये कहना है तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि फ्लीट ने ऐसी बात क्यों कही थी, इसके पीछे क्या कारण और क्या उद्देश्य रहे होंगे। फ्लीट ने ये बात इसलिए कही थी, जी हां, फ्लीट ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि इसमें आश्वमेध यज्ञ का आयोजन की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जी हां,
जो अश्वमेध यज्ञ किया था समुद्रगुप्त ने, उसकी जानकारी यहां पर कहीं पर भी नहीं है। और जो एक अश्वमेध यज्ञ है जिसकी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों से प्राप्त होती है, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? इसके अंदर जो उसका उल्लेख नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसीलिए किसने, इसीलिए फिलिप ने कहा है कि मरने के बाद इसे लिखा गया था। ठीक है। और हम बात करें इसमें इसमें समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का, कितने युद्धों का? 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। कितने युद्धों का? 100 युद्धों का समुद्रगुप्त को इसके अंदर ही विजेता बताया गया है। और जब 100 युद्धों का विजेता बताया गया है समुद्रगुप्त को, इसीलिए इसे नेपोलियन कहा है। इसीलिए स्मिथ ने इसे क्या कहा है? नेपोलियन कहा है। इसीलिए स्मिथ ने इसे नेपोलियन बोनापार्ट की संज्ञा दी थी, इसीलिए। जी हां। तो इसके अंदर 33 पंक्तियां हैं। जी हां। अब हम बात करें कि कौन कौन सी पंक्तियों के अंदर कौन कौन सी हमें जानकारी प्राप्त होती है, कैसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करें दक्षिण भारत पर आक्रमण। हम बात करें दक्षिण भारत पर आक्रमण। हम बात करते हैं कि जो ये समुद्रगुप्त है, इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। जी हां। और दक्षिण भारत की हम बात करें, दक्षिण भारत पर जो ये आक्रमण किया गया था, ये दक्षिण भारत के 12 शासक थे। कितने शासक थे? 12 शासकों को पराजित किया था। जी हां। कितने शासकों को? 12 शासकों को पराजित किया था इन्होंने, दक्षिण भारत को। जी हां। और इनके साथ इन्होंने जो नीति अपनाई थी, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति अपनाई थी। जी हां, अनुग्रह की नीति, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति अपनाई थी। अब ये दक्षिण भारत के जो शासक थे, ये कौन कौन से थे और हमें कौन सी पंक्ति से जानकारी प्राप्त होती है? हमें 19वीं, जी हां, हमें 19वीं और 20वीं पंक्ति से जानकारी प्राप्त होती है। 19वीं और 20वीं पंक्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। लेकिन हमारे लिए तो यह जानना है, जरूरी है, कौन कौन से शासक थे? 12 राज्य और शासक। ठीक है। कौन कौन से शासक थे जिन्हें पराजित किया था, यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है ना। हम बात करें नंबर कोरल, कौन सा है? कोरल है। कोरल का कौन है? कोरल का शासक का नाम था मंटराज था। क्या नाम था? मंटराज। ये मैं आपके लिए क्यों समझा रहा हूं? ये इतना महत्वपूर्ण है, नेट, कॉलेज लेक्चर, पीजीटी में आप देखेंगे, यहां पर आपसे मिलान में सूचियां आती है, या आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि कोरल के जो शासक थे वो कौन थे, तो उसका नाम मंटराज था। क्या नाम था? मंटराज था। ठीक है ना। अगला है पिष्टपुर के शासक कौन थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिष्टपुर के थे महेंद्रगिरी। क्या नाम था? महेंद्रगिरी जो नाम था, ये पिष्टपुर के शासक का नाम था। ठीक। इसके बाद अगला तीसरा नंबर का शासक कौन था? कौशल की हम बात करें, कौशल का जो शासक था उसका नाम था केवल महेंद्र। क्या नाम था? केवल महेंद्र नाम था कौशल के शासक का नाम, महेंद्र। ठीक है ना। इसके बाद महाकांतर है, इसका नाम था व्याघ्रराज। ठीक है ना। क्या नाम है? व्याघ्रराज है महाकांतर का। अगला है कोटूर का कौन था? स्वामी दत्त। क्या नाम था? स्वामी दत्त है कोटूर का शासक का नाम। जी हां। इसके बाद एरंडपल है, 6 नंबर, एरंडपल का शासक का क्या नाम है? दमन है। क्या नाम है? एरंडपल के शासक का नाम है दमन है। ठीक है ना। इसके बाद अवमुक्त है, अवमुक्त के शासक का नाम क्या था? नील।
नील रत्न। क्या नाम था? नील रत्न। इसका नाम था नील रत्न है, ठीक है ना। 7 हो गए। नंबर 8वां शासक का नाम क्या है? कौन सा 8वां शासक? वेंगी। क्या है? वेंगी है। वेंगी के शासक का नाम था हस्तिवर्मन। हस्तिवर्मन वेंगी के शासक का नाम था। जी हां। अगला है पलक। अगला है पलक। पलक पलक के शासक का नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन। इसके बाद है पलक के बाद देवराष्ट्र। देवराष्ट्र के शासक का नाम था कुबेर। क्या नाम था? कुबेर नाम था, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 11वें की मैं बातें करूं, नंबर कुशथलपुर। कुशथलपुर कुशथलपुर का नाम था, शासक का नाम था धनंजय। क्या नाम था? धनंजय। अगला बच गया 12वां शासक। जी हां, 12वें शासक को मैं बात करूं तो 12वें शासक को मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। और अंतिम जो पराजय होती है वो इसी की हुई थी जो 12वां था। राज्य था कांची। इसका शासक का नाम था विष्णुगोप। कांची का शासक का नाम था विष्णुगोप। और ये इसकी अंतिम विजय थी। अंतिम विजय जो थी वो कौन सी थी? कांची की थी। ये शासक जो मैंने आपके लिए लिखाए हैं ये इतने महत्वपूर्ण शासक हैं। जी हां, ये इतने महत्वपूर्ण शासक हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हां, इतने महत्वपूर्ण शासक हैं ये। और इनके साथ जो नीति अपनाई गई थी गिरहन का अर्थ है इनसे रुपए लिए, धन लिया, इनकी बहन या बेटियों से विवाह किया तो ये ग्रहण। मोक्ष, जिन शासकों को बंदी बनाया गया था उन शासकों को रिहा कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, मोक्ष। अनुग्रह, उनके ऊपर उपकार किया गया, जिन राज्यों को जीता गया था उन राज्यों को पुनः उन्हीं को सौंप दिया तो नीति हो गई ग्रहण। मोक्ष, अनुग्रह की नीति अपनाई। इन दक्षिण भारत के 12 शासकों के साथ इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। 19वीं और 20वीं पंक्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतना महत्वपूर्ण है ये, इतना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। जी हां, ये जो 12 शासक हैं। और इन क्योंकि समुद्रगुप्त जानते थे, समुद्रगुप्त ये अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं दक्षिण भारत से शासन नहीं कर पाऊंगा, उन दक्षिण भारत के राज्यों को मैं ज्यादा कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगा, ये समुद्रगुप्त बखूबी अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए समुद्रगुप्त ने इन शासकों से दोस्ती की, मित्रता पूर्वक इनके साथ व्यवहार किया, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इनके धन लेकर इनके राज्यों को इन्हीं के लिए सौंप दिया। यह समुद्रगुप्त का सबसे अच्छा कार्य था। जी हां, यह समुद्रगुप्त का सबसे अच्छा कार्य था जो समुद्रगुप्त ने यहां पर किया था। जी हां, यहां पर जो किया था यह सबसे अच्छा कार्य था समुद्रगुप्त का। और यह दक्षिण भारत पर विजय, और अंतिम जो विजय थी वो कांची पर थी और कांची के शासक का नाम था विष्णुगुप्त था। जी हां, क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, समुद्रगुप्त ने कुछ विजय उत्तर भारत पर भी की थी। उत्तर भारत पर विजय भी इन्होंने की थी, जिसकी जानकारी हमें 13वीं और 14वीं पंक्ति से प्राप्त होती है। जी हां, जिसकी जानकारी हमें 13वीं और 14वीं पंक्ति से प्राप्त होती है। जब इन 13वीं और 14वीं पंक्ति की बात करते हैं तो इसने उत्तर भारत पर विजय, जहां के शासक आर्य थे, तो 3 शासकों को पराजित किया। 3 शासकों को पराजित किया। जी हां, 3 शासकों का नाम स्पष्ट मिलता है। एक का नाम अच्युत था,
एक का नाम नागसेन था, एक का नाम नागसेन था, जी हां, एक का नाम जो था वो नागसेन था, नागसेन। एक का नाम जो था कोत कुलज था। क्या नाम था? कोत कुलज था। इन शासकों को पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें 13वीं और 14वीं पंक्ति से प्राप्त होती है। और एक बार इसने फिर हमें 21वीं, जी हां, एक बार हमें फिर इसकी जानकारी प्राप्त होती है, 21वीं पंक्ति से जानकारी प्राप्त होती है। और अब इसने जो पराजित जो किया है, अब इसने 9 शासकों को पराजित किया। कितने शासकों को? 9 शासकों को पराजित किया था। ये भी उत्तर भारत के आर्य थे। तो टोटल हम बात करें, इस 13वीं और 14वीं पंक्ति के अनुसार इसने 3 शासकों को पराजित किया था। और हम बात करें 21वीं पंक्ति के अनुसार इसने 9 शासकों को पराजित किया था। तो हम कह सकते हैं इसने उत्तर भारत के जो आर्य जो शासक थे उनको भी 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था। क्या किया था? 12 शासकों को। लेकिन हम बात करें इनके साथ जो इन्होंने नीति अपनाई थी, इनके साथ इसने धरनी बंद की नीति अपनाई थी। किसकी? धरनी बंद की नीति अपनाई थी, क्योंकि ये उत्तर भारत में थे। धरनी बंद भी हम बोल सकते हैं, प्रेस भो दार्न की नीति भी हम बोल सकते हैं। इसका अर्थ है पूरी तरीके से नष्ट करने की नीति अपनाई थी। जी हां, उत्तर भारत के शासकों के साथ इसने प्रसवोधारण की नीति अपनाई थी, पूरी तरीके से इन्हें नष्ट करने की नीति अपनाई थी। लेकिन जो दक्षिण भारत के शासक थे उनके साथ इसने एक सरल वाली नीति अपनाई थी। जी हां, उनके साथ एक साधारण वाली और एक सरल वाली इसने नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये उत्तर भारत के भी 9 और 3 और 9 तो 12 शासकों को इसने पराजित किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बातें करें, इसने और भी पराजित किया है। 23वीं और 24वीं पंक्ति से जानकारी प्राप्त होती है, इसने विदेशी शासकों को भी पराजित किया था। किसको? विदेशी शासकों को पराजित किया था। अब ये विदेशी शासक कौन थे? हम बात करें देवपुत्र शाहानुशाही, जी शाहानुशाही। ठीक है ना, ये जो देवपुत्र शाहानुशाही थे, ये कौन से शासक थे? ये कुषाण शासक थे। कौन से शासक थे? कुषाण शासक थे। इनको भी इसने पराजित किया था। लेकिन बात यह है कि इस समय जो कुषाण जो शासक थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था किदार था। क्या नाम था? किदार था। इस किदार को भी पराजित किया था और किदार ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जी हाँ, इसके बाद हमें इसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। जो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। और जो ये रुद्र सिंह जो तृतीय जो थे शक शासक, ये वो शक शासक थे जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी पराजित किया था। जी हां, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी पराजित किया था, लेकिन समुद्रगुप्त के समय भी इसे पराजित किया गया था और समुद्रगुप्त की इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और हम बात करें सिहिल शासक अर्थात श्रीलंका के शासक भी थे, जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसका नाम था मेघवर्म था। जी हां, जिसे वर्मन भी जिसे कहा जाता है, इसको भी इसने पराजित किया था। जी हां, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसने श्रीलंका का शासक भी कभी पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के शासक कौन थे, जिसका प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है। और दक्षिण भारत के शासकों को इसने जो पराजित किया था उसकी जानकारी हमें कौन सी पंक्ति से प्राप्त होती है? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 23वीं और 24वीं पंक्ति से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, इसके बाद हम बातें करें जो समुद्रगुप्त के लिए और है। इन्होंने 6 प्रकार के, जी हां, 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। सिक्कों की बातें करें, कितने प्रकार के चलाए हैं? 6 प्रकार के चलाए हैं। नंबर पहला है, इन्होंने ध्वजधारी सिक्के चलाए। कौन से? ध्वजधारी सिक्के चलाए, जिसे इस पर गरुड़ वाले सिक्के भी थे, जो ध्वजधारी, जिस पर ध्वज बना हुआ था, ध्वज वाले सिक्के चलाए थे इन्होंने। जी हां, इसके बाद नंबर दूसरा है, इन्होंने जो सिक्के चलाए थे धनुर्धारी चलाए थे।
धनुर्धारी सिक्के भी इन्होंने ही चलाए थे। जी हां, धनुर्धारी, जिन पर धनुष वाला जो चित्र जो बनाया गया है। अगला है नंबर तीसरा है परशुधारी। परशुधारी सिक्के भी इन्होंने चलाए थे, जिस पर परशु प्रकार का, परशु का चित्र बना हुआ है, तो जिसे परशुधारी सिक्का भी कहा जाता है। आपसे इन सिक्कों को मैं आपके लिए क्यों बता रहा हूं? जी हां, इन सिक्कों को मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूं कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि परशु प्रकार का और धनुर्धारी प्रकार के जो ये सिक्के थे, ये किसने चलाए थे? ऐसे सिक्के आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला था आश्वमेघ प्रकार के सिक्के। आश्वमेघ प्रकार के सिक्के, जिससे पता चलता है क्योंकि इन्होंने आश्वमेघ किया था। क्या किया था? आश्वमेघ किया था। नंबर पांचवा व्याघ्र। कौन सा है? व्याघ्र निहत्ता। व्याघ्र निहत्ता प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे। व्याघ्र निहत्ता, जिस पर व्याघ्र का चित्र बना हुआ था। निहत्ता, एक उसको व्याघ्र को एक उसकी निहत्ता टाइप में उसे दिखाया गया है। और एक है नंबर 6 है, जिसे कहते हैं वीणा वादक सिक्का। क्या कहते हैं? वीणा वादक सिक्का भी इन्होंने चलाया था, जिसी की वजह से समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। और आश्वमेध प्रकार का जो सिक्का है, इससे पता चलता है ये गुप्त वंश के पहले शासक थे। जी हां, गुप्त वंश के पहले शासक थे जिसने आश्वमेघ किया था। और हमें आश्वमेघ के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, ये केवल समुद्रगुप्त के सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। और हमें प्रयाग प्रशस्ति से इसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इन्होंने आश्वमेघ प्रकार का भी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिक्का चलाया था, जिसकी हमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। और आश्वमेघ प्रकार का सिक्का चलाने वाला, आश्वमेघ करने वाला, ये गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था समुद्रगुप्त। जी हां, समुद्रगुप्त से संबंधित आज का हमारा टॉपिक था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम बात करें जो ये है दक्षिण भारत के 12 शासकों को जो पराजित किया है, ये तो आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है, यहां से आपके लिए प्रश्न, हमेशा आपसे प्रश्न यहां पर पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के विजय के बारे में, समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। और जो एरन अभिलेख है समुद्रगुप्त का, जिस पर कहा गया है समुद्रगुप्त जो थे जब प्रसन्न होते थे तो कुबेर की तरह दिखाई देते थे, और जब नाराज होते थे यमराज की तरह दिखाई देते थे। यह जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था समुद्रगुप्त। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।